नमस्कार आदाब, मैं शमशेर अली, फाउंडर ऑफ वीवो केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के केस में दूसरा केस, गैस की द्रव में विलेयता। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ठोस की द्रव में विलेयता, जिसमें हमने उसके फैक्टर बताए थे कि ठोस में द्रव की विलेयता के लिए कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग फैक्टर चेक करेंगे, यानी प्रभावित करने वाले कारक चेक करेंगे और फिर हेनरी लॉ को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं गैस की द्रव में विलेयता। अंग्रेजी में कहें तो कहेंगे एक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्लियर? अब आप सबको पता है कि अगर गैस को द्रव में घुलाना है तो भाई इजीली तो घुलेगा नहीं, ये एकदम कंफर्म है कि आपको अगर लिक्विड में गैस को घुलाना है तो प्रेशर लगाना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है, ये एक फैक्टर हुआ, ये एक कारक हुआ। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है कि गैस की नेचर होनी चाहिए कि भाई लिक्विड में वो घुलना चाहिए। अगर लिक्विड में कोई गैस घुलता ही नहीं है तो भाई उसको कैसे आप घुला पाओगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा आपके लिए। तीसरा फैक्टर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर और चौथा होता है टेम्परेचर। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। आप सबको पता है कि जल में गैस काफी कम घुलनशील होते हैं, काफी कम घुलनशील होते हैं, ये सबको पता है। ये टर्म हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप भी लिख लें। तो जल में गैस काफी कम घुलनशील होते हैं। अच्छा, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी जल में काफी कम घुलनशील होता है। और ऑक्सीजन ही नहीं, CO2 जिसको हम स्प्राइट, कोका कोला, लेमन और पता नहीं क्या क्या आता है, तो उसमें जो CO2 घुला होता है वो भी काफी कम होता है, लेकिन वो प्रेशर के अकॉर्डिंग घोला जाता है उसमें। तो CO2 भी जल में काफी कम घुलनशील होता है। और देखो, जब O2 भी जल में काफी कम घुलनशील होता है। तो O2 अगर कम घुलनशील है, फिर भी इतना कम घुलनशील होने के कारण भी जो जलीय जीव होते हैं वो काफी आसानी से उसमें जिंदा रह पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कम ऑक्सीजन की मात्रा जलीय जीवों के लिए सफिशिएंट होता है। क्या होता है? सफिशिएंट होता है, मतलब जीने के लिए बहुत होता है। जलीय जीवों के लिए सफिशिएंट होता है, यानी जीने के लिए बहुत होता है। अब अगर फैक्टर की बात करें कि भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो घुलनशीलता को प्रभावित करेंगे, तो हमने आपको बताया 4 फैक्टर हैं। उनमें पहला है गैस की प्रकृति। क्या है? हम पहले लिख देते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक क्या है? पहला कारक है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति यानी नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस। अब देखो, गैस की नेचर होनी चाहिए कि वो जल में घुलनशील हो। कैसे? देखो, अगर मान लो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर HCl है जो काफी ज्यादा घुलनशील होता है, ये गैस है, और ये HCl गैस
अगर H2O लिक्विड में गैस की द्रव में विलेयता, यानी H2O लिक्विड में काफी इजीली अगर घुलता है, तो इसका कारण यह है कि ये H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है और Cl-, यानी कि इजीली बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है? बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, दूसरा क्या है? जैसे मान के चलो अमोनिया गैस है और अमोनिया गैस को H2O लिक्विड में अगर हमने मिक्स किया और घोला, तो इजीली ये NH4+ और OH- बनाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अमोनियम रेडिकल और OH- ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये गैस की नेचर, यानी गैस की जो प्रकृति है, ये जल में घुलने वाली है। किसके कारण? बॉन्ड बनाने के कारण। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो गैस द्रव के साथ, यानी लिक्विड के साथ, द्रव के साथ, किसके साथ? द्रव के साथ इजीली बॉन्ड बनाते हैं, इजीली बॉन्ड बनाते हैं, इजीली बॉन्ड बनाते हैं, इजीली बॉन्ड बनाते हैं, वे द्रव में क्या होते हैं? विलय होते हैं या घुलनशील होते हैं, जो दोनों बात लिख सकते हो आप। द्रव में क्या होते हैं? विलय होते हैं। बात क्लियर हो गई? किसके कारण भाई? बॉन्ड बनाने के कारण, और कोई फैक्टर नहीं है। नेचर तो एक फैक्टर है, लेकिन वो नेचर में भी कौन सा नेचर? बॉन्ड बनाने का नेचर। तो जाकर के इजिली ये घुलेगा, अन्यथा नहीं घुलेगा। बात क्लियर हो गई? चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते क्रांतिक ताप। कौन सा ताप? क्रांतिक ताप। अब देखो, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर किसी, जैसे मान लो आपके पास अगर कोका कोला है, उसमें CO2 इजिली क्या होता है? डिसॉल्व होता है, मतलब घुलनशील होता है, विलय होता है। तो अगर CO2 के क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करें तो ये 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 30 डिग्री। तो कंडीशन ये है क्रिटिकल टेम्परेचर का कि अगर 30 डिग्री सेल्सियस से कम, मतलब जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ध्यान से सुनना, क्रिटिकल टेम्परेचर को TC लिख रहे हैं, और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में कभी भी जो विलेयता है ये बहुत कम होगी। विलेयता बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। दूसरा कंडीशन, ये पहला कंडीशन कि क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर किसी भी गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, तो गैस की विलेयता, यानी कि CO2 की विलेयता क्या होगी? बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया, कम हो गया, ध्यान से सुनना, 30 डिग्री सेल्सियस से क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसको TC लिख रहे हैं, अगर कम हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में जो CO2 की विलेयता होगी, CO2 की विलेयता होगी, ये बहुत अधिक होगी, बहुत अधिक होगी। इसीलिए हमेशा जो कोका कोला या स्प्राइट का जो बॉटल होता है, वो लो टेम्परेचर पर रखा जाता है, 30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर रखा जाता है। इसीलिए काफी इजीली CO2 उस एक्वस सॉल्यूशन में काफी इजीली घुल जाता है। मतलब ये आपने देखा होगा कि भाई कोई भी दुकानदार क्या करता है, हमेशा फ्रीज में उसको रख करके फिर बेचता है। क्यों? क्योंकि पता है उसमें, जो उसको पता है कि CO2 जो है वो वाटर में इजीली डिसॉल्व तभी होगा जब उसका क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? कम होगा। अगर अधिक हुआ तो फिर पीने में मजा नहीं आएगा, लोग कहेंगे सारा गैस निकल गया है, तो मजा नहीं आता है। समझ गए? ये सिचुएशन होती है। तो इसका अगर जनरली अगर बात करें तो क्या कहेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर
ध्यान से सुनना, यहां क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा देखो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर ज्यादा हो गया तो लिक्विफिकेशन क्या होगा, लिक्विफिकेशन का मतलब जो गैस है वो द्रव में बनने का, द्रव के रूप में बनने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफिकेशन के, लिक्विफिकेशन यानी द्रवीकरण के। और अगर द्रवीकरण बढ़ गया, ध्यान से सुनना, अगर द्रवीकरण बढ़ गया तो उस कंडीशन में जो सॉल्युबिलिटी है यानी विलेयता है, गैस की विलेयता है, अंग्रेजी में ही लिख लेते हैं, चलो अब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी गैस, मतलब कि ये गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? अब सुनिए, अब तीसरा कंडीशन आता है प्रेशर। क्या आता है? तीसरा कंडीशन आता है प्रेशर। प्रेशर से ही सारा खेल शुरू होगा, यहां हेनरी लॉ आएगा। तो प्रेशर यानी कि दाब, प्रेशर यानी कि दाब। तो प्रेशर यानी दाब, दाब का क्या इफेक्ट है भाई? देखो दाब का इफेक्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर किसी लिक्विड में आपको गैस को काफी ज्यादा अगर घुलाना है यानी उसकी सॉल्युबिलिटी हाई करनी है, विलेयता हाई करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे पास एक ये कंटेनर है और इसमें हम एक पिस्टन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक पिस्टन। ये हमारा पिस्टन है, ध्यान से देखना। और दूसरा एक और कंटेनर है और इसमें हम एक और पिस्टन लगा रहे हैं, ठीक है। ये हमने पिस्टन लगा दिया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक वेट वाला जिसको हम W1 कह रहे हैं, एक कोई भी वेट ले लो आप, एक ईंट ही ले लो, चलो आसानी से समझ में आएगा। तो एक ईंट का वेट ले लेते हैं और यहां क्या करते हैं कि 2 और ये 3 ईंट का वेट ले लेते हैं, ठीक है। एक वेट, ये दूसरा वेट, मतलब इसमें एक वेट है और इसमें 3 वेट है या 2 वेट है। तो अब क्या समझोगे, इसको क्या कहते हैं, पिस्टन। क्या कहते हैं? पिस्टन कहते हैं। और इसको भी पिस्टन कहते हैं, ये प्रेशर लगाने के लिए। और आपने क्या किया है, पहले से ही इसमें लिक्विड और गैस दोनों के कणों को क्या किया है, इसमें डाल रखा है। जैसे ही पिस्टन का प्रेशर लगेगा तो बताओ किसका प्रेशर ज्यादा लगेगा, आप ही बताओ किसका प्रेशर ज्यादा लगेगा। इसमें जो कण आएंगे दोनों में कणों की संख्या सेम है ना, दोनों में कणों की संख्या क्या है, सेम है। ये याद रखना भाई, दोनों में कणों की संख्या क्या है, सेम है। तो दोनों में अगर कणों की संख्या सेम है और ये वेट 1 लग रहा है, केवल एक वेट लग रहा है, और ये 3 वेट लग रहा है ईंट का, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसमें लगेगा, दूसरे वाले में। इसको अगर 1 कह लो और इसको 2 कह लो, तो इसमें प्रेशर अगर P1 कह लो और इसका प्रेशर P2 कह लो, है ना। तो बताओ किसका प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर किसका ज्यादा होगा, P2 का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां 3 ईंट लगे हुए हैं। जब 3 ईंट लगा हुआ है तो प्रेशर ज्यादा होगा। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो उस कंटेनर में प्रेशर ज्यादा होने के कारण जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा हो जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी। तो यहां लिख सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि प्रति इकाई आयतन में प्रेशर बढ़ने के कारण गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेशर बढ़ने के कारण गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब सुनिए, तो इसका क्या मतलब है, ये जो P2 है ये ज्यादा है, P2 क्या है, ज्यादा है। मतलब यहां कह सकते हैं कि P2 जो है ये P1 से ज्यादा है, यानी प्रेशर P2 इज ग्रेटर देन P1। क्लियर है? तो इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो अगर P2 P1 से ज्यादा था तो इसका क्या मतलब था, उसमें पिस्टन के ऊपर 3 वेट था, 3 ईंट का वेट था, और P1 के ऊपर एक पिस्टन के ऊपर 1 ईंट का वेट था। तो P2 P1 से ज्यादा था, इसका मतलब अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता बढ़ रही है। तो सीधा सीधा कह सकते हो कि जो गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता सीधा समानुपाती होता है किसके, दाब के, किसके, दाब के, समानुपाती होता है किसके, दाब के। दाब बढ़ाओगे गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सीधा समानुपाती का मतलब यही होता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। क्लियर है। अब सुनिए, गैस की द्रव में विलेयता और दाब दोनों को समझाने के लिए एक इंसान है जिनका नाम था हेनरी, और हेनरी ने क्या किया कि इसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए अपना नियम दिया। क्या नियम दिया, देखो हेनरी का नियम यहां हम लिखने जा रहे हैं, हेनरी का नियम, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में हेनरी लॉ, हेनरीज लॉ। हेनरी ने कहा कि नियत ताप पर, नियत ताप पर यानी कि जो टेम्परेचर रखा एकदम नियत कांस्टेंट रखा, 20 डिग्री तो 20 डिग्री, इससे ज्यादा नहीं, 30 तो 30, मतलब एग्जांपल के लिए 30 तो 30, 40 तो 40, 50 तो 50, इससे ज्यादा नहीं, है ना। कहा नियत ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब के समानुपाती होता है, आंशिक दाब के सीधा समानुपाती। थोड़ा सा सेंटेंस बढ़िया बनाने के लिए हम लिख रहे हैं, सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो देखो यार, इसमें दो चीजें आ रही हैं। क्या कह रहा है, नियत ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके, गैस की द्रव में विलेयता, क्या क्या कह रहा है, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता सीधा समानुपाती होता है किसके भाई, आंशिक दाब के, आंशिक दाब के। क्लियर। इसी को हम लोग, ये हेनरी का नियम है, और इसी को हम लोग ऐसे अगर अंग्रेजी में लिखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ किसके, गैस, आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब पूरा पूरा लिख लो, चलो, गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब। तो कह सकते हैं अंग्रेजी में कि सॉल्युबिलिटी, हालांकि लिखना नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं, देखना कभी अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसको भी हमने घेर दिया। इसको अगर जनरली लिखा जाए तो क्या करें, सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता, यहां से लिखते हैं, हिंदी में फिर से लिखते हैं, तो ये है विलेयता किसकी, गैस, गैस की द्रव विलेयता। विलेयता किसके समानुपाती है, आंशिक दाब के। वो गैस की बात बाद में होती रहेगी, अभी आंशिक दाब के। ठीक है। अब देखिए, तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये, सॉल्युबिलिटी को हम लोग एस लिख सकते हैं, और एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर पी के। और किसके लिए बात हो रही है भाई, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की बात हो रही है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस की बात हो रही है। हेनरी ने कहा कि देखो, ये जो आपका सॉल्युबिलिटी एस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और दोनों किसके लिए बात हो रही है भाई, तो गैस के लिए बात हो रही है। ठीक है। अब सुनो, हमने इसी को यहां लिख दिया है, बस रिपीट हो गया थोड़ा सा। अब अगर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो बराबर का चिन्ह दोगे, और हेनरी ने कहा कि बराबर का चिन्ह जैसे ही देंगे तो हम एक अपना नाम का, अपने नाम का एक कांस्टेंट रखेंगे KH, और ये P यहां प्रेशर के तौर पे रखेंगे, और KH को हम कहेंगे हेनरी कांस्टेंट यानी हेनरी स्थिरांक। क्या कहेंगे,
हेनरी स्थिरांक। और इस हेनरी स्थिरांक का जो यूनिट होता है ये होता है मोल पर लीटर पर एटीएम, प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक है, पर एटीएम, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर अब पर बार इतना कह सकते हैं। हेनरी का नियम देने के बाद एक इंसान आए डाल्टन, उन्होंने कहा हेनरी से कि देखो जो आप ये मोल पर लीटर पर एटीएम या पर बार जो यूनिट दे रहे हो, क्या प्रेशर और केएच का जो यूनिट है हर जगह सेम होगा, क्या सेम होगा? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों ऐसा उन्होंने कहा कि सेम होगा या नहीं होगा? इसलिए कि दुनिया में हर जगह एटमॉस्फेयर जो होता है अलग अलग होता है, और हो सकता है प्रेशर कहीं कहीं का अलग हो जाए, जैसे इंडिया का अलग, रशिया का अलग, हांगकांग का अलग, अलग अलग ऐसा हो सकता है। तो डाल्टन ने कहा कि देखो ये जो आप मोल पर लीटर पर एटीएम या पर बार जो आप यूनिट दे रहे थे इसको समाप्त करो। अगर ये सॉल्युबिलिटी यूनिटलेस हो जाएगा तो कहीं भी कुछ भी मात्रा, मतलब कितना भी मात्रा में घोलोगे वो इजीली घुलेगा, है ना, और यूनिट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यूनिटलेस बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, डाल्टन ने अपना रूल दिया। तो हेनरी का तो नियम खत्म हो गया, अब ये डाल्टन का नियम है, ठीक है। तो कहा कि नियत ताप पर किसी विलयन में, किसी नियत ताप पर किसी विलयन में घुले हुए गैस का मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश विलयन के ऊपर लगने वाले, विलयन के ऊपर लगने वाले आंशिक दाब, विलयन के ऊपर लगने वाले आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब वो सीधा समानुपाती है किसके, मोल अंश के, किसके, मोल अंश के। यानी कि ऐसे कहें तो कह सकते हैं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, ये मोल फ्रैक्शन। अब प्रेशर को अगर पी कहें, और किसकी बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, तो गैस लिख दें, सीधा समानुपाती। मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं, काई से। तो प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, ये जो गैस है ये किस फेज में होगा, वेपर फेज में होगा, तो इसी को हम लोग पी वेपर भी तो कह सकते हैं, यानी वाष्प भी कह सकते हैं। ये सीधा समानुपाती है किसके, मोल फ्रैक्शन काई के। क्लियर। अब देखो, अब ये पी वेपर या पी गैस जो भी लिखना है लिख लेना, अगर समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो बराबर देना पड़ेगा। और डाल्टन ने क्या किया, हेनरी कांस्टेंट को हेनरी कांस्टेंट वैसे ही छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि उसको केवल क्या करना था, केवल और केवल यूनिट बदलना था, यूनिटलेस बनाना था। और यूनिटलेस क्या था, यूनिटलेस मोल अंश था, मोल फ्रैक्शन था, क्योंकि यूनिटलेस मतलब मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस ही होता है। तो पी ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू क्या, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन। अब देखिए ये पी क्या है, क्या है, ये है प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि गैस का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है। और ये केएच क्या है, ये हेनरी स्थिरांक है, हेनरी कांस्टेंट है, और ये है मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश। अब देखिए, अगर ये समानुपाती है, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन समानुपाती है, तो इसका ग्राफ क्या हो सकता है, इसका ग्राफ हो सकता है, अगर ये काई और ये प्रेशर पी ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेट लाइन होगा, जिसको हम के एच का क्या बोलेंगे, ये ग्राफ बोलेंगे। और इसी
इसका ये कौन सा ग्राफ होता है, ये किसका और ग्राफ होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन जिसको कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए अब बात आती है कि क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो बिल्कुल करता है। तो चौथी बात, हम चौथा कारक लिख रहे हैं तापमान यानी टेम्परेचर। ठीक है, अब सुनिए, जो अब यहां तक तो ये सारी चीजें खत्म हो गई, टोटल चीजें खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं विलेयता की। तो देखो, जो विलेयता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तापमान के, यानी कि व्युत्क्रमणुपाती होता है। मतलब जो गैस की द्रव में विलेयता है ये तापमान के व्युत्क्रमणुपाती होता है। तो व्युत्क्रमणुपाती होता है, ये बात लिख भी लीजिएगा कि गैस की द्रव में विलेयता तापमान के व्युत्क्रमणुपाती होता है। मतलब अगर तापमान बढ़ाओगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसीलिए कभी भी कोई भी दुकानदार गरम कोका कोला या गरम स्प्राइट नहीं बेचता है ना, क्योंकि मजा नहीं आएगा फिर पीने में, आप कभी दुकान पे जाओगे ही नहीं, है ना। अब सुनिए, तो ये तापमान के क्या होता है, व्युत्क्रमणुपाती। और जो ये हेनरी स्थिरांक है ये भी सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता के क्या होता है, व्युत्क्रमणुपाती होता है, विलेयता के व्युत्क्रमणुपाती होता है। अब एक बात बताओ, अब विलेयता के व्युत्क्रमणुपाती है तो तापमान के भी तो व्युत्क्रमणुपाती होगा। तो KH व्युत्क्रमणुपाती किसके, तापमान के। ये बात क्लियर हो गई, बोलिए। अब यहां से एक बात हम निकाल सकते, क्या निकाल सकते, देखो तो KH को हम क्या लिख सकते हैं, KH इज इक्वल टू P अपॉन यानी प्रेशर अपॉन काई लिख सकते हैं, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेशर इंटू 1 अपॉन काई लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो KH है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के यानी आंशिक दाब के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमणुपाती है किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो ये भी हम लिख सकते हैं। और आपको पता है कि ये जो मोल फ्रैक्शन है ये सॉल्युबिलिटी है, यही क्या है, विलेयता है। तो इतना भी हम लिख सकते हैं KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या है, किसके, मोल फ्रैक्शन के। यहां सॉल्युबिलिटी भी हम आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो इतनी बातें थी, और अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। किसकी, एप्लीकेशन की। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर एप्लीकेशन की बात करते हैं। मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। कुछ चीजें हैं जो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वही जो हमने सीधी सीधी बातें जो बोली थी शुरू में ही, तो एप्लीकेशन में वही सब बातें हैं। कुछ बातें हम लिख देते हैं, एक दो बात है वही लिख देते हैं, आपका काम हो जाएगा। अब एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग क्या कहोगे। पहला, जो जल है, जल में O2 की विलेयता, जो जलीय जीव सांस लेते हैं। दूसरा, हीलियम और अन्य जैसे नाइट्रोजन गैस दोनों को मिक्स करके जो गोताखोर होते हैं, स्कूबा ड्राइवर जिसको बोलते हैं, छलांग लगाते हैं नदियों में, समंदर में, कभी मोती बीनते हैं तो कभी मरे हुए लोगों को निकालते हैं, है ना। तो ये गोताखोर जो होते हैं हीलियम और नाइट्रोजन दोनों का मिक्स कर लेते हैं, और सॉरी नाइट्रोजन के साथ साथ थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन भी होती है, तो पार्शियल नाइट्रोजन कह लो, है ना। और फिर ये क्या कौन इस्तेमाल करता है, गोताखोर इस्तेमाल करता है। ठीक है। तीसरी बात, वही CO2 किसमें, कोका कोला, कोका कोला में CO2 किसमें, कोका कोला में इस्तेमाल होता है। तो ये एप्लीकेशन है। तो उम्मीद है कि वीडियो पूरा क्लियर हो गया होगा। नोट कर लीजिए और फिर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हो तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। क्योंकि देखो ये जो वीडियो हम लोग बनाते हैं तो काफ़ी मतलब प्रयास रहता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट दिया जाए,
और ये बोर्ड लेवल की कंटेंट नहीं है, ये आपको पता लग गया होगा, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा होगा कि नीरस भी है, लेकिन बोर्ड लेवल का कंटेंट नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और नोट्स जरूर बना लीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।